साथियों नमस्कार। साथियों, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके जो घमासान पूरे देश में और पूरे विश्व में जो उसको लोग कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, इसके बारे में आज कुछ बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या चीज़ है। ये कुछ लोगों को पता भी होगा। और इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लाया गया, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के पहले पार्टियों के पास चंदा आता था तो कैसे आता था, और कौन देता था, किस लिए देता था, ये सारी बातें आज थोड़ा डिटेल में हम लोग करेंगे। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद पहली बार सन 1991 में पहली बार चुनाव लड़े गए और चुनावों में जग जाहिर था कि चंदा चाहिए। हालांकि अंग्रेजों के ज़माने से कांग्रेस पार्टी, जैसे कि गांधी जी हो गए, जिन्ना हो गए, ये लोग अपने कैंपेन चलाने के लिए चंदे के सहारे रहते थे और इनको बड़े बड़े व्यापारी चंदा दिया करते थे सभाएं करने के लिए, बड़ी बड़ी यात्राएं करने के लिए। तो कह सकते हैं कि गांधी जी सिर्फ एक धोती में जरूर रहते थे, मगर उनको कहीं जाने के लिए, कहीं कोई सभा करने के लिए चंदे की जरूरत पड़ती थी। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए चंदे की जरूरत पड़ती थी। ये तो रही बात चंदे की। 1951 में जब पहली बार इलेक्शन हुए, तब कैंपेन चलाने के लिए, सभाएं करने के लिए नेताओं को पैसे की जरूरत पड़ी। और सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उस समय थी। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उस समय कांग्रेस ही थी और कोई पार्टी थी नहीं। तो नेताओं के कैंपेन के लिए, सभाओं के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो जो बड़े बड़े व्यापारी हुआ करते थे वो चंदा दिया करते थे। और चंदा दे के वो फिर बाद में जब सरकारें बनती थी, सत्ताएं बनती थी, तब फिर वो सरकारों से अपना बिजनेस का फायदा उठाते थे उस पैसे को निकालने के लिए। उससे कई गुना ज्यादा पैसा वो निकालते थे। तो जग जाहिर था कि जितने भी बड़े बड़े व्यापारी रहे हैं, बिरला जैसे लोग रहे हैं, टाटा जैसे लोग रहे हैं, उन्होंने पार्टियों को चंदा दिया है और चंदा दे के उन्होंने फायदा उठाया है और पैसा कमाया है। अब बात करते हैं कि ये चंदा जब आगे आगे बढ़ता गया समय के साथ साथ, तब जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने भी कुछ दिमाग लगाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे दिमाग लगाना शुरू किया, उन्होंने ये सोचा कि चंदा तो सिर्फ कांग्रेस को ही मिलता, हमको मिलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कैंपेन में कि हम पार्टियों को या कंपनियों को ये मुफ्त देंगे, टैक्स मुफ्त करेंगे, ये फलाना मुफ्त करेंगे, ठिकाना मुफ्त करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो कंपनियां कुछ समझी और कंपनियों का झुकाव भी विपक्षी पार्टियों की तरफ रहा और उन्होंने उन विपक्षी पार्टियों को भी मजबूत करना शुरू किया और चंदा देना शुरू किया। अब कंपनियों को ये लगने लगा कि अगर हम फलाने को चंदा देते हैं, अगर वो हार गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ढिकाने को चंदा देते हैं, अगर वो हार गया तो भी हमारा नुकसान हो जाएगा। तो इसमें टाटा समूह ने, टाटा ग्रुप बहुत पुराना ग्रुप है, टाटा समूह ने एक चीज निकाली। उसने इलेक्टोरल करके एक कंपनी निकाली। कई कंपनियां मिलकर एक फर्म बनी और इलेक्टोरल कंपनी हुई वो। और इलेक्टोरल कंपनी में कई कंपनियों ने पैसा डाला और उस कंपनी, जो पर्टिकुलर कंपनी थी, उस कंपनी ने पार्टियों को पैसा देना, चंदा देना शुरू किया ताकि जग जाहिर ना हो, नाम उजागर ना हो कि टाटा ने दिया है, कि बिरला ने दिया है, कि जिंदल ने दिया है पैसा, किसने पैसा दिया है। तो ये चलता रहा। कुछ 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 बाद में चेंजेस भी आए, सरकारों ने चेंजेस किए। जब इंदिरा गांधी को लगा कि नहीं, अब तो विपक्षी पार्टी को भी चंदा मिलने लगा है, तो इंदिरा गांधी ने भी संशोधन किए, नियम में, कानूनों में और धाराओं में संशोधन किए कि चंदा ऐसे नहीं वैसे दिया जाएगा, वैसे नहीं वैसे दिया जाएगा, कि 20,000 से ज़्यादा चंदा देने वाले को अपना नाम उजागर करना पड़ेगा। एक बार मायावती के यहाँ 420 करोड़ रुपए पकड़े गए थे। तब मायावती से सवाल पूछा गया था कि आपके पास ये चंदा जहां से भी आया है उसका नाम बताइए। तो मायावती का कहना ये था, संविधान के अनुसार उन्होंने ये कहा था, जो फेरबदल हुआ था, कि जितने लोगों ने भी चंदा दिया है हमें उनका नाम नहीं पता, क्योंकि ये चंदा हमारे पास 20,000 से कम की रकम में आया हुआ है। तो जितने लोगों ने भी चंदा दिया है हमको 19,500, 19,900, 19,800, 19,999 ऐसे चंदा मिला है। और ऐसे चंदा मिलने में 20,000 में 1 रुपये कम भी अगर चंदा दे रहा है तो उसका नाम उजागर नहीं होगा। तो पार्टियां ऐसा खेल खेलने लगी
और खेल खेल के उनको उनकी जेबें भरने लगी। और कुछ नेता तो ऐसे थे जो 100 करोड़ चंदा लेके 50 करोड़ पार्टी फंड में और 50 करोड़ अपनी जेब में रखते थे। तो चंदे का खेल आज से नहीं, लगभग 70 साल से चला आ रहा है। और नेताओं, जो सफेद पोश नेता जो होते हैं, वो चंदाजीवी नेता होते हैं। उनको चंदे का ही लोभ रहता है। उनको पता है कि हाँ, चंदा मिलेगा तो हमारा परिवार चलेगा, हमारी सरकार चलेगी, हमारी पार्टी चलेगी। अब धीरे धीरे करके इसमें संशोधन होने लगे। सबसे लेटेस्ट संशोधन जो हुआ है वो मोदी जी की सरकार में हुआ है। और उन्होंने ये संशोधन किया है, जो पहले 20,000 का था कि 20,000 से ऊपर का चंदा जो देगा उसका नाम उजागर होगा, उससे नीचे का चंदा जो देगा उसका नाम उजागर नहीं होगा। तो जो मोदी जी जब इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए तो उन्होंने ये किया कि 2,000 रुपए से लेके कितने रुपए तक भी, 1 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक, 1 करोड़ तक लोग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं। उन्होंने 20,000 की रकम को करके 2,000 कर दिया। और 2,000 रुपए से लेके कितना भी आप इलेक्टोरल बॉन्ड लेके किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। इसमें भी कुछ नियम कानून थे। नियम कानून ये थे कि पूरे भारत की एसबीआई की सिर्फ 29 शाखाओं में इलेक्टोरल बॉन्ड मिल सकते थे। और कुछ ही महीने रोज इलेक्टोरल बॉन्ड आप नहीं खरीद सकते थे। 12 महीने में 4 या 5 महीने ऐसे होते थे, उनकी डेट भी निर्धारित होती थी कि इस महीने की इस तिथि से 1 तारीख से 10 तारीख तक आपको इलेक्टोरल बॉन्ड मिलेगा। और उसकी अवधि भी 15 दिन की रहती थी कि आपने अगर 2,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा तो वो बॉन्ड खरीद के आपको 15 दिनों के अंदर किसी भी पार्टी फंड में जमा करना है, या किसी भी पार्टी को आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अगर आपने वो इलेक्टोरल बॉन्ड 15 दिन के अंदर नहीं जमा किया या नहीं डिक्लेयर किया तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड प्रधानमंत्री की जो कोष होता था, प्रधानमंत्री कोष में चला जाता था। ऐसा हुआ भी है, लगभग 20 से 25 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में गया भी है। लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड लेके किसी भी पार्टी को नहीं दिया। तो ये है खेल इलेक्टोरल बॉन्ड का, आप समझ सकते हैं। बीच में आपने देखा होगा कि लोगों ने, नेताओं ने बाहुबलियों का सहारा लेना शुरू कर दिया था, गुंडों का, मवालियों का सहारा लेना शुरू कर दिया था। वो ऐसे होता था कि चंदा कैश में आता था तो इलेक्शन कमीशन तेज होता था, तलाशियां लेता था, लोगों के यहाँ नोट और गड्डियां पकड़ी जाती थी। तो उसको बचाने के लिए लोगों ने बड़े बड़े बाहुबलियों का, गुंडों का सहारा लिया और उनका सहारा लेके सत्ता में आने की कोशिश की। तो जब ऐसा होने लगा तो वो जो बड़े बड़े रंगदार हुआ करते थे उनको भी थोड़ा समझ में आने लगा कि ये सफेद पोश का जो लिबास है ये हम दूसरे को ही पहना के क्यों ना खुद पहन लें। तो ऐसा भी हुआ। तब से एंट्री हुई अपराधियों की। अपराधी लोग भी नेता बनने लगे। और आज की डेट में ये कंडीशन है कि पूरे संसद भवन में लगभग 44 से 45% ऐसे सांसद हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं, जिनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं। तो लगभग 40% लोग जो है, 40% नेता जो है हमारे देश के, वो क्रिमिनल हैं। वो कहीं ना कहीं से बाहुबली होंगे या कोई क्राइम किया होगा या कोई केस उनके ऊपर होगा, ऐसा है। तो ये चंदे की जो नीति शुरू से चली आ रही है और बिना चंदे के राजनीति जो भारत देश में नहीं हो रही है, और मुझे लगता भी नहीं कि आगे बिना चंदे के कोई राजनीति होगी। कुल मिला के आप ये मान सकते हैं कि अगर कोई संस्था चंदे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालती है तो सारी पार्टियां, सारी का मतलब मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों पार्टियां एक हो जाती हैं चंदे को लेके और हरा देती हैं विपक्षी को जो भी इसके खिलाफ पिटीशन डालता है। और ऐसा हुआ भी है। हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में एबीसी करके एक फर्म थी जिसमें प्रशांत भूषण भी वकील थे, उन्होंने ऐसा पिटीशन डाला था। और वो पिटीशन डालने के बाद भाजपा और कांग्रेस एक हो गए। और एक होने के बाद उन्होंने वकीलों की लाइन लगा दी और लाइन लगा के भी वो प्रशांत भूषण को हरा नहीं पाए। और कांग्रेस को और भाजपा को कल्पित माना गया और उनको बोला गया कि आप गिल्टी हैं। ये कांग्रेस और भाजपा गिल्टी हुए कि हाँ, उन्होंने चंदा गलत तरीके से लिया है। गलत तरीके से लेने का मतलब ये है कि अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों से चंदा लेंगे और चुनाव जीतेंगे तो आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल आपको उन्हीं व्यापारियों के लिए काम करना पड़ेगा, उन्हीं व्यापारियों के लिए आपको करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे, अदानी अचानक से उठ गए, अचानक से बड़े हो गए, कोई इनके बाप दादा पैसे वाले नहीं थे।
कोई पीढ़ियां पैसे वाली नहीं थी। जैसे ही टाटा है, हम बता रहे हैं, मुकेश अंबानी को देख लीजिए, वो भी, उनके पिताजी धीरू भाई अंबानी बहुत मेहनत की, उन्होंने भी ऐसे चंदे से ही करके अपने बिजनेस को बढ़ाया। और टाटा की बात मैं करूंगा, टाटा को हम लोग देशभक्त बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छे काम भी करते हैं, चैरिटी भी करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मगर टाटा और बिरला ने भी चंदे में कोई कुताही नहीं बरती। ये तो आज़ादी के पहले से कांग्रेस पार्टी को चंदा देते चले आ रहे हैं और आज भी चंदा दे रहे हैं। और इन्होंने चंदा देने के लिए तो इलेक्टोरल बॉन्ड तक निकाल दिया था बहुत पहले। तो आप समझ सकते हैं, पार्टी कोई भी हो, कंपनी कोई भी हो बड़ी, अगर उसको फायदा चाहिए तो सरकार को चंदा देगी जिताने के लिए। तो सत्ता में जो पार्टी रहती है उसको चंदा ज्यादा मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में जो सबसे बड़ा स्कैम हाँ सुप्रीम कोर्ट जो लेके आई है, इसमें आप लोगों की क्या राय है, जरा एक बार बताइए। क्या बिना चंदे के सत्ता चल सकती है, या नेता बिना चंदे की नेतागिरी कर सकते हैं? ऐसा है तो जरा एक बार हमको बताइए जरूर। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे कुछ होगा तो हम आप लोगों को बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।